बच्चों, एक बार आपका स्वागत है आपके अपने भौतिक विज्ञान के चैनल सरल भौतिकी में। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों मेरा प्रयास है कि जिस भौतिक विज्ञान विषय को बड़ा कठिन सा माना जाता है उसे मैं बहुत सरल रूप से आपके सामने रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस भौतिक विज्ञान के सफर को। और आज के सफर का जो पहला पड़ाव रहेगा अपना, वो है अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहां पर इस चैप्टर में ये एनसीईआरटी का जो कि हमारा नया पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड का, उसका पहला चैप्टर है। और उस पहले चैप्टर का जो अपना पहला टॉपिक होगा वो है वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर वैद्युत आवेश बच्चों होता क्या है। जिस तरीके से आपने द्रव्यमान पढ़ा था वैसे ही वैद्युत आवेश जो होता है बच्चों, वो हर एक पदार्थ का मौलिक गुण होता है। बच्चों, मौलिक गुण का मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ होगा ही नहीं जिसके अंदर ये वैद्युत आवेश विद्यमान ना हो। यानी उस हर वस्तु के अंदर ये वैद्युत आवेश होता है। ये पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक, अच्छा, अब मौलिक गुण है, मौलिक गुण के साथ में आ जाता है कि आखिर मालूम कैसे चलेगा, इसकी क्या पहचान है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वैद्युत आवेश हर एक पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। यानी ये पदार्थ का मौलिक गुण हो गया जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में किस रूप में होता है। जैसे आपने सबने पढ़ा होगा कि बच्चों जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब किससे, उसके बीच में एक नाभिक होता है। ये सुना है ना हम लोगों ने कि जितने भी पदार्थ होंगे वो अणुओं से मिलकर बने होंगे। हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से। और अणु सारे किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और जब हम परमाणु की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि इसके केंद्र में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और आसपास कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये जो मौलिक गुण है वस्तु, देखो कहां अंदर जाके देखें तो ये मौलिक गुण वास्तव में देखो ये छुपा हुआ है प्रोटॉन के रूप में और इलेक्ट्रॉन के रूप में। हम सबको मालूम है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश माना जाता है? धन आवेश माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश माना जाता है? ऋण आवेश माना जाता है। यानी हर एक वस्तु अणु होंगे, हर वस्तु में अणु होंगे, और हर अणु में परमाणु होंगे, और हर परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। और क्योंकि हर परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर परमाणु में क्या होगा? वैद्युत आवेश भी होगा। ठीक, लेकिन एक यहां प्रश्न और उठता है कि अगर सब में आवेश है तो हर वस्तु में वो आवेश हमेशा क्यों दिखाई नहीं देता? तो उसका भी एक कारण है। इसके अंदर आवेश तो है बच्चों, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे और शब्द यूज करोगे कुल आवेश, तो जैसे आप कुल आवेश की तरफ आते हो बच्चों, तो कुल आवेश कितना होगा कि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश होता है, और जितना धन है उतना ही ऋण है। तो जब आपका कुल निकालोगे तो कुल कितना आ जाएगा? कुल आ जाएगा 0। तो सामान्यतः हर वस्तु के अंदर आवेश होता है, लेकिन उसका कुल आवेश हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है। और अगर इसी 0 आवेश को किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या में बदला जाए, यानी वस्तु पर कुल आवेश लाया जाए, तो इसी को कहा जाता है आवेशन। बच्चों, वैद्युत आवेश को Q से निरूपित किया जाता है। वैद्युत आवेश को किससे निरूपित करेंगे बच्चों? Q से निरूपित किया जाता है। यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का बच्चों जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको कैपिटल C से निरूपित किया जाता है। अब बात करते हैं आवेशन की बच्चों। तो किसी वस्तु पर
जो कुल आवेश लाने की जो प्रक्रिया है उसे आवेशन कहा जाता है। और आवेशन को दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, एक कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन और एक कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चों क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन में? अगर आप दो अलग अलग वस्तु लो, भिन्न भिन्न वस्तुएं लो, जैसे एक को ए ले लेते हैं और एक को बी, और इन दो भिन्न वस्तुओं को आप आपस में रगड़ना शुरू करो। वो याद है बचपन में, वो एक एग्जाम्पल याद होगा कि हम बचपन में छोटे में थे, वो स्केल ले लेते थे और इस स्केलों को बालों से रगड़ते थे, और बालों से रगड़ने पर फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर लेते थे, और जब उस स्केल को कागज के पास लाते थे तो वो छोटे छोटे टुकड़े स्केल पर चिपकने लगते थे। वो शायद अगर आपको एग्जाम्पल याद हो बच्चों, तो वो जो एग्जाम्पल था बालों से स्केल को रगड़ना, शायद उसी की हम यहां बात कर रहे हैं, घर्षण द्वारा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो बालों को स्केल से रगड़ने पर स्केल पर वो गुण आ गया ना, आकर्षण वाला, आवेश आ गया, यानी वो स्केल क्या होता था, आवेशित हो जाता था। कैसे होता था? जब आप दो अलग अलग वस्तुएं लेते हो और उनको आपस में बच्चों रगड़ते हो, तो जब दो अलग अलग वस्तुओं को आपस में लेकर रगड़ा जाता है तो रगड़ने से हर दो वस्तु में घर्षण होता है बच्चों। और जब दो अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण आपको कार्य करना पड़ेगा, और जब आप घर्षण के कारण बच्चों कार्य करोगे तो कार्य करने में ऊर्जा की हानि होती है। आप जैसे कभी जाड़ों में था, हम लोग क्या करते हैं, जब ठंड लग रही हो तो दोनों हाथों को जोर से रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। अब हाथ गर्म कहां से हो गए? तो आप जो कार्य कर रहे थे वो कार्य ही ऊर्जा में बदलने लगता है। तो वैसे जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे बच्चों, तो आपस में रगड़ने पर क्या होगा? आपस में रगड़ने पर घर्षण के कारण हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ऊर्जा के रूप में यहां आ जाता है। अब वो जो कार्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा से किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ए से बी में भी निकल सकते थे, बी से ए में भी आ सकते थे। मैंने मान लिया है कि जो वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को, भिन्न वस्तुओं को रगड़ने से घर्षण के कारण कार्य करना पड़ा, और वो कार्य ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंचने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंचने लगेंगे तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। ए में क्या हो जाएगा? ए में इलेक्ट्रॉन की कमी, और बी में इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहुंच रहे हैं तो बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है बच्चों, उस पर आ जाता है धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। तो यह हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, जहां पर वस्तुओं को रगड़ने से एक दूसरे से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में पहुंच जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर बच्चों आता है ऋण आवेश। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ जाएगी कि जो वस्तु घर्षण द्वारा आवेशित करने पर धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान क्या होगा? जरा सोच के देखो। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कुछ ना कुछ उसमें कम हो गया, तो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है। और जो वस्तु ऋणावेशित हुई, ऋणावेशित होने पे क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, यानी कुछ इसके अंदर जुड़ गया आकर, तो इसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ जाता है। यानी जो वस्तु धनावेशित होगी उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई भी मैंने चालक रख दिया, मैं यहां सिखा रहा हूं प्रेरण द्वारा आवेशन, और किसमें? चालक वस्तुओं में। अच्छा, अब अगर कोई भी चालक है तो उसमें प्रेरण से आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है? तो सबसे पहली बात, कुल आवेश कैसे उत्पन्न हो जाता है? जैसे मान लो ये कोई चालक था, बच्चों चालक की खास बात क्या होती है कि इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित रहते हैं। ठीक, अब क्या किया?
दूसरे स्टेप में इस चालक के पास एक धन आवेशित छड़ ले आते हैं। जब आप इसके पास एक धन आवेशित छड़ ले आओगे तो धनावेश बच्चों क्या करेगा, धनावेश ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसी ये छड़ इसके पास आई तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को, सबके सारे इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ खींच लेगी। सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक आध हो सकता है छूट भी जाएगा। अब इसका मतलब यहां तो सब एक समान रूप से वितरित थे, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। यहां पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी कम हो गई। और ऐसा होने पर बच्चों क्या हुआ, ऐसा होने पर यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, तो ऐसा बना देते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने का मतलब कैसा आवेश आ गया, यहां पर आ गया ऋण आवेश। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो यहां पर आ गया धन आवेश। तो इस प्रकार से अगर आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बच्चों आ जाते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण बच्चों तीन होते हैं मुख्यतः, जिसमें से पहला आपके सामने है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वांटमीकरण जो शब्द है ये क्वांटा शब्द से बना है, इंग्लिश का वर्ड है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, और पैकेट का मतलब मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो क्वांटमीकरण का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो कुछ भी नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर जब भी बच्चों आवेश होता है, यानी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होती है, और इसे कहा जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। यानी अगर मान लो ये कोई एक वस्तु है तो इस पर जो आवेश की बच्चों मात्रा होगी वो क्या होगी, वो या तो E होगी या फिर प्लस माइनस बच्चों दोनों हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस 2E होगी या प्लस माइनस 3E होगी। तो ये दिख रहा है 1 2 3। तो यही मैंने बताया कि आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश की बच्चों मात्रा होती है वो हमेशा एक निश्चित आवेश का, या निश्चित आवेश का मतलब E है, जिसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होती है और इसे कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, अच्छा, अब यहां पर आ जाता है कारण कि आखिर क्या कारण है कि आवेश हमेशा क्वांटमीकरण का पालन करेगा, क्वांटाइज्ड होगा। तो कारण समझ लेते हैं। अभी सीखा था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है एक दूसरे से घर्षण के कारण, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंचते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा पूर्ण संख्या के रूप में। भाई या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर आ गया धनावेश, इस पर आ गया ऋण आवेश। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो इस पर आ जाता प्लस का 2E, इस पर आ जाता माइनस का 2E। मैं कहता नहीं यार n इलेक्ट्रॉन निकल गए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकल जाते बच्चों तो इस पर आवेश आ जाता प्लस का Ne और इस पर आवेश आ जाता माइनस का Ne। तो आवेश का क्वांटमीकरण का मेन जो कारण है वो कारण है, एक लाइन का उत्तर है कि आवेश क्वांटमीकरण का पालन क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसलिए आवेश हमेशा कैसा होता है, क्वांटमीकरण का पालन करता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण का बच्चों मतलब क्या आ गया कि किसी भी वस्तु पर जो बच्चों आवेश होगा वो कैसा लिखा जाएगा, किसी वस्तु पर जो बच्चों आवेश होता है वो हमेशा प्लस माइनस Ne के रूप में लिखा जाता है, जहां n पूर्ण गुणज है, 1 2 3 पूर्ण संख्या है, और बच्चों E कितना हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा, E का मान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मेन है क्वांटमीकरण क्या है, ये बात हो गई।
क्वांटमीकरण क्यों होता है, उसके कारण की भी बात हो गई। अब आता है कि आखिर मालूम कैसे चला, किस प्रयोग से मालूम चला, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन देखो दिखाई तो देता नहीं है, आवेश आता है लेकिन आवेश दिखाई नहीं देता। तो कभी अगर कभी क्वेश्चन आए कि किस प्रयोग से आवेश के क्वांटमीकरण की पुष्टि हुई, तो आप ये नाम याद रखना। कौन सा नाम याद रखोगे? आप याद रखना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसकी पुष्टि भी हुई कि हां ऐसा होता है। अच्छा, अब आवेश के क्वांटमीकरण के बाद आवेश के दूसरे मूल गुण पर आ जाते हैं। आवेश का दूसरा मूल गुण बच्चों क्या हो गया? आवेश का दूसरा मूल गुण क्या हो गया? यह कहलाता है आवेश का संरक्षण। इसको बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। यानी किसी भी आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस इसको क्या करते हैं हम लोग? पुनर्वितरित करते हैं। देखो उदाहरण समझ लो। अभी हमने देखा था ये दो वस्तुएं ली हम लोगों ने, एक ए लिया और एक बी लिया। इस पर भी कुल आवेश शून्य था बच्चों और इस पर भी आवेश कितना था? शून्य था। शुरू में कोई आवेश नहीं था। फिर इनको क्या किया हम लोगों ने? इनको आपस में रब किया, रगड़ा, और रगड़ने से इस पर आ गया प्लस का Ne और इस पर आ गया माइनस का Ne। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, लेकिन आप ध्यान से देखो यहां पर भी कुल आवेश 0 + 0 यानी 0 था और आवेश कहने को आ तो गया, लेकिन निकाय पर अगर अभी भी कुल आवेश देखें तो निकाय पर अभी भी कुल आवेश बच्चों कैसा होगा? प्लस का Ne माइनस का Ne, दोनों को जोड़ दो तो प्लस का Ne और माइनस का Ne कितना हो जाएगा? 0 आ गया। यानी पहले भी कुल 0 था और बाद में भी कुल 0। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल क्या कर सकते हैं? आवेश को केवल पुनर्वितरित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं बच्चों वैद्युत आवेश के लास्ट मूल गुण पर, जिसे कहते हैं आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता बच्चों क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पर 2 कूलाम का आवेश था, ठीक, तो इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है? तो आपका उत्तर होगा 2 कूलाम। अच्छा, मैं कहूं अब इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो अब इस पर वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो शायद आपका आंसर +2 और -3 यानी माइनस का 1 कूलाम। अच्छा, मैं फिर पूछूं कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है, तो शायद आपका आंसर होगा 5 और 2 7 और 7 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4 कूलाम। यही आवेश की योज्यता का गुण है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर कुल आवेश, आवेश की योज्यता के मूल गुण के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश उस पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे आवेश की योज्यता का सिद्धांत कहते हैं।